कंटिन्यू करें, और जो इंडक्शन वगैरह के प्रोसेस के हवाले से कोई और कॉम्बिनेशन वगैरह के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से भी अगर आप लोगों का सवाल हो तो आप सर मुजम्मिल से भी पूछ सकते हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, आंसर करता रहूंगा साथ साथ। थ्योरी के सब सवाल पूछ रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे एक हिडन क्वेश्चन होता है कि ये रट्टाफिकेशन है या इसमें कुछ कैलकुलेशन है। सीधा सीधा सवाल ये होता है। तो भाई ना एसपीएम रट्टाफिकेशन है ना बीएफडी है। इन दोनों एग्जाम्स के अंदर 100%, मैं बहुत जिम्मेदारी से नंबर कोट कर रहा हूँ, 100% सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। 80% एसपीएम के अंदर आपके पास वो एनालिसिस आएगा और वो सिनेरियोज आएंगे जिनके जवाबात आप अल्फाज से देंगे। 20% उसमें क्वांटिफिकेशन वाला एरिया आएगा जहां पे आपको रेशियो एनालिसिस करके परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा। तो गॉन आर द डेज कि आप बीसीजी मैट्रिक्स का रट्टा लगाएंगे और एसपीएम में वो रट्टा आ जाएगा। नहीं, 18 नंबर का सिनेरियो आएगा, 4 प्रोडक्ट्स होंगे, ये बताना होगा यहाँ कंपनी को करना क्या चाहिए। यू थिंक लाइक एन एडवाइजर ओवर हियर, लाइक अ सीईओ ओवर देयर, और आप रेकमेंड करेंगे कंपनी को क्या करना है। बीएफडी के अंदर 80% क्वांटिफिकेशन है, 20% आपका एनालिसिस या एवेल्युएशन आएगा जिसका आपको अल्फाज में जवाब देना होगा, यानी थ्योरी में जवाब देना होगा। तो 80-20 बीएफडी के अंदर और 20-80 एसपीएम के अंदर प्रैक्टिकल और थियरी का कॉम्बिनेशन है ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पर अगर देखो तो एसपीएम और बीएफडी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादातर बिजनेस एनालिसिस में काम आते हैं। ऑडिटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये काम आएंगे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट में बस। उसके बाद ऑडिटिंग के अंदर ज्यादा आपका टेक्निकल काम होता है, डेटा को इवैल्यूएट करना, रिकॉर्ड्स को इवैल्यूएट करना, प्रोसीजर्स को अप्लाई करना, देखना कि आप क्लाइंट के फाइनेंशियल्स पर क्या ओपिनियन दे रहे हैं। वहां पर थोड़ा सा एसपीएम और बीएफडी का रोल रिलेटिवली कम हो जाता है, अनलेस आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग या वैल्यूएशन टाइप की कोई चीज कर रहे हैं। ये जब आप सीजीओ के कैश फ्लोज डालेंगे तो आपको वैक निकालना होगा, वैक निकालने के लिए सारी पूरी थियरी और साइंस जो है वो बीएफडी वाली लगती है। वो डेट क्या है, इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, वो सारी चीज कंप्लीटली। तो आर्टिकल्स में अमूमन शुरू के टाइम पे एसपीएम और बीएफडी का इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। हाँ, एफएफआर और ऑडिट का काम जो है वो डे 1 से शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी एरिया आप कर रहे होंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स ही क्यों ना हो, वहां पर 5 असर्शंस अप्लाई होंगी। ऐसा ही है, 5 असर्शंस अप्लाई होती हैं, 8 ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और ये सारा आपके पास पूरा मैकेनिज्म बन जाता है। आप आर्टिकल्स के अंदर इसको पूरा कवर कर सकते हैं। समझ आती है बात? तो एसपीएम को अगर रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो जीरो रट्टा, कोई भी चीज रट्टा नहीं है। हत्ता कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर भी डोंट एक्सपेक्ट कि एक टिपिकल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। थ्योरी वो पढ़वा चुका कैफ में आपसे, कैफ में उसने बहुत सारी थ्योरी आपसे पढ़वा ली, आपको बता दी चीजें। अब बेशक आपके सामने चीज थियोरेटिकल लिखी हुई है, लेकिन टोटली एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा, टोटली एप्लीकेशन बेस्ड। और ये दोनों मिल जाते हैं एमएसए 2 में। तो फिर एमएसए 2 में एप्लीकेशन का वो जो है वो लेवल ये होता है कि 70% वहां पे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी वाला पार्ट, और 30% आपका कैलकुलेशन वाला एनालिसिस होता है। लेकिन एमएसए 2 के अंदर सीधी सीधी गेम है भाई, 3 सवाल होते हैं, 50 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर का, 16 से 17 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता है। पढ़ने में ही आपको आधा घंटा लग जाता है कि क्या इसके अंदर, लेकिन वो बहुत आसान हो जाता है जब आप C5 के पेपर्स निकाल लेते हैं, तो इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं। हर बंदा जब उस लेवल पे पहुंचता है जिस लेवल का वो काम है, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि आपके लिए वो चीजें जो है वो मुश्किल होती जो है वो जाएंगी। सही है? ऑडियो क्लियर है भाई सबको? चलें जी, तो ये बहरहाल थोड़ा सा एसपीएम और बीएफडी के बारे में। जो आप लोगों ने एमएफए के अंदर पढ़ा है ना, वो बहुत एडवांस्ड हो जाएगा इनटू एसपीएम एंड बीएफडी, दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। मैनेजरियल एनालिसिस समझो एसपीएम उसका एडवांस्ड वर्जन है, और फाइनेंशियल एनालिसिस में जो आपने चीजें पढ़ी समझो बीएफडी उसका एडवांस्ड वर्जन है। फिर ये दोनों चीजें आपस में कंसाइज हो जाएंगी, ये कन्वर्ज हो जाएंगी किसमें? एमएसए 2 में। वहां पे केस स्टडी आएगी, सिंपल कंपनी का सिनेरियो होगा, 50 नंबर का सवाल होगा, जो पूछेगा वो बताना होगा भाई आप इस कंपनी को कैसे देखते हैं। और बिल्कुल ओपन एंडेड केस स्टडीज होती हैं, मतलब आप ये कह ही नहीं सकते कि इसका ये एक डेफिनेट आंसर है, नहीं। इट कुड बी टेंस ऑफ सिचुएशंस जो आप सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं या एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो ये पूरा इस तीनों पेपर का जो है वो कॉम्बिनेशन है और तरीकाकार है। सही है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि सर फाइनल की क्लासेस फिजिकल होती हैं या ऑनलाइन होती हैं या रिकॉर्डेड होती है? तो भाई फिजिकल तो तस्वुर नहीं है कि तुम्हें फर्म से कोई निकलने देगा क्लास के टाइम पर। कराची में तो तुम खुद भी नहीं निकलोगे, तो यार शाम को 5:30 पौने 6 बजे इशारा वैसे भी किसने ख्वार होना है। हम दफ्तर में अगर होते हैं हम यही सोचते हैं मगरिब पढ़ के निकलते हैं। वैसे ही रोड देखो, मैं 6 बजे निकलूंगा तो भी घर मैंने 8 पहुंचना है। अगर मैं 7:30 बजे निकलूंगा तो घर 8:15 पहुंचना है। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दे के पीछे के 1.5 घंटे बचा लो ना, आप सुकून से ऑफिस में बैठे रहो। 7:30 निकलो ताकि आप 7:15, 8:20 घर पहुंच जाओ।
वरना 6 निकले तो आप 8 ही पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं पहुंचेंगे। तो यही मंत्रा जो है वो क्लासेस में भी अप्लाई होता है। कोई भी फर्म से निकलना ही नहीं चाहता इस चीज के लिए। ट्रैफिक इतना, फिर पहुंचो, काम हो तो वापस आओ। क्योंकि जब मैंने अपनी आर्टिकल्स की यही सिनेरियो था, क्लास लेने जाओगे, काम है तो वापस आओगे, और फिर फजर वजर में घर चले जाना 3 बजे 4 बजे जब काम खत्म हो। और ये होता था प्रैक्टिकली, लिटरली ये होता था। हमारी जब अटेम्प्ट करीब होती थी और अटेम्प्ट वाले टाइम पर अगर किसी का हार्ट क्लोज आ जाए, या किसी का कोई असाइनमेंट आ जाए, या कोई ऐसा काम आ जाए जो करना है बीच में ऑफ सीजन के टाइम पे, तो यही होता था कि क्लासेस आपको अगर लेने जानी भी है, बहुत अर्जेंट है, तो फिर वापस आओ लेके। वो भी आप क्लास लें तब जाए जब सीनियर थोड़ा हमदर्द है कि हाँ ठीक है यार, मेरा रुका था तो इसका ना रुक जाए, अगर ऐसा वाला सीनियर है। सीनियर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो वो बोलता है क्लास व्लास कुछ नहीं होती भाई, मैंने जैसे पास किया वैसे तुम भी कर लोगे। तो अब तो ऑनलाइन में वो सिनेरियो ही नहीं है कि आप फिजिकल क्लास लेने आएंगे। रही बात लाइव की, तो उस वक्त आप ऑफिस में बैठे होंगे, अब ऑफिस का काम देखेंगे, लाइव क्लास आप बोलेंगे यार रिकॉर्डेड ले लेते हैं। फिर वो रिकॉर्डेड बंदा सोचता है कि मैं सैटरडे संडे लूंगा, फिर सैटरडे संडे से वो सोचता है मैं ऑडिट के बाद लूंगा, फिर वो उस ऑडिट के बाद सोचता है कि अब मैं लीव्स में लूंगा। तो इस तरह ये प्रोसेस में आहिस्तगी के साथ डिले आता है। डे 1 पे कोई नहीं कहता कि मैं इस सबको डिले करूंगा, लेकिन बहरहाल काम सीखने की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और पेपर्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। कहीं पर भी, चाहे आपके आर्टिकल्स हों या आर्टिकल्स के बाद हों, कोई आपको ये ना कहे कि आप टेक्निकली साउंड नहीं है। टेक्निकली आदमी साउंड या प्रोफेशनली आदमी साउंड दोनों तरीके से बनता है। जब उसने एनवायरनमेंट में टीम प्लेइंग भी की है, काम भी किया है, लोगों के साथ जलन भी किया है, और उसने पढ़ाई को भी एक बैलेंस के साथ जो है वो अप्रोच के साथ लेकर चला है। जो बिल्कुल ही पढ़ाई की नजर हो जाते हैं, उनकी कहाँ पे टांग जाती हैं जब ऑफिस का कोई मुश्किल काम आ जाता है, और जो बिल्कुल ही ऑफिस की तरफ होते हैं, उनकी शादियां रुक जाती हैं क्योंकि उनका पर्चा नहीं निकला हुआ होता। बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, पर्चा आपका रुका हुआ है, जॉब आपकी हो नहीं रही। अब आपने वादा किया हुआ है जी पाकिस्तान से बाहर ले जाऊंगा, और वो कह रही हैं कि कब ले जाओगे जब पर्चा निकलेगा तब ले जाओगे। तो बहरहाल ये सिनेरियो जो है वो पूरा आपके पास होता है। बहरहाल किसी भी चीज को अपने सर पे हावी नहीं करो, ना दफ्तर के काम को ना पेपर्स को। प्लानिंग हर चीज की करो, लेकिन डोंट लेट थिंग्स कंट्रोल यू। आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप जितने भी पेपर्स दे रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, और वो आप कह लें कि 360 चेंज आएगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आता है आर्टिकल्स ज्वाइन करने के बाद, 3-4 महीने बाद, कि सर वो आप हैंड आउट में नीचे मेंटोर लिखते थे, तो आप जरा टाइम देंगे? बिल्कुल हाजिर, बताएं क्या पूछना है। सर ये कहाँ भेज दिया जहन्नुम में, ये तो 3-4 महीने में ही घर वाले और सब हमें जो है वो भूल गए, और ये तो बिल्कुल ही अलग सिनेरियो हो गया। पहले तो अम्मी 8:30 बजे फोन करके पूछती थी, अब तो वो मैसेज कर देती है कि चाबी लेकर गए हो घर की, अगर लेकर गए हो तो हम सो रहे हैं, दरवाजा बंद है, खोल कर अंदर आ जाना। सर उन सबके सोने के बाद मैं आता हूँ और सुबह फौरन निकल जाता हूँ, और फिर भी सीनियर गाली देता है कि आपको काम करना नहीं आता। ये कहाँ भेज दिया मैं, क्या कर दिया हमारे साथ ही। फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई आप एक नई दुनिया में जन्म ले रहे हैं, सो बर्थ इज नेवर इजी, इट ऑलवेज लुक्स डेथ फ्रॉम द अदर साइड। आप देखो ना, 4 स्टेजेस हैं जिसमें आदमी जिंदगी गुजारता है। एक आपकी पैदाइश से पहले के चंद कुछ महीने हैं, फिर पैदाइश के बाद दुनियावी स्टेज है, फिर यहाँ से जाने के बाद आलम अरवा है जहाँ पे सिर्फ रूहें होती हैं, और फिर चौथा स्टेज जन्नत या दोज़ख का है। आप किसी भी स्टेज में जाना नहीं चाहते, हर जगह आपको ड्रैग करके लाया गया है। पहला स्टेज ले लो, दूसरे स्टेज में मलकुल मौत कुछ भी नहीं सुनते, जितना भी आदमी रो रहा हो वो लेके जाते हैं रूह को। इसी तरीके से जिस दिन कयामत आएगी और हम आलम अरवा से वहां जा रहे होंगे, उस दिन भी दिल नहीं चाहेगा कि वहां जाना है, हम उसमें भी कंफर्टेबल हो चुके होंगे, वहां भी धक्का देके भेजा जाएगा कि नहीं भाई यहाँ जाना है। तो फर्म में भी बिल्कुल यही कैफियत होती है शुरू की। आपको लग रहा होता है यार मेरी तो जिंदगी खत्म हो रही है, वो खत्म नहीं हो रही, नई जिंदगी की मतलब उसकी शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है। तो बर्थ ऑलवेज लुक्स डेथ फ्रॉम द अदर साइड। तो इस चीज को लेके परेशान नहीं होना, चाहे वो पेपर्स हो या वो आपका काम करने का तरीका हो या सीनियर्स का बिहेवियर हो, एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड एट द एंड ऑफ द डे। टाइम दो हर चीज को, टाइम हर चीज सॉल्व कर देगी। इतना नहीं कि बिल्कुल ही एग्जाम के आखिरी 2 हफ्ते पहले आपने बोला सर आपने कहा था टाइम दो, हमने तो इतना दे दिया कि 15 दिन रह गए। प्लानिंग के साथ आदमी चले, लेकिन किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं करने दें, चाहे वो सीए के पेपर्स हो या कोई और चीज हो। सीए ही नहीं करना, सीए भी करना है, ये याद रखना, सीए भी करना है, और साथ में दूसरी भी बहुत सारी चीजें लेके चलनी। आ जाते हैं अब आपके इंडक्शन के प्रोसेस के ऊपर। तो बिग 3 वर्सेस नॉन बिग 3, बिग 4 वर्सेस नॉन बिग 4, इसके ऊपर थोड़ी सी हमने बात की। प्री रिजल्ट भी मैंने सीवी और इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में आपको कुछ चीजें बताई थी। एक बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन आया कि सर वो रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड पूछते हैं इंटरव्यू में, तो हम कौन सा स्टैंडर्ड देख के जाए।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ भी वो पूछ सकते हैं, कोई भी चीज आ सकती है। तो आई वुड रेकमेंड वन थिंग, हर चीज को स्किम करो विद शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपके पास देखो टाइम कम है, और इस वक्त इंडक्शन के लिए ये नहीं हो सकता दैट यू वुड स्टडी 8 आवर्स अ डे। आप 8-8 घंटे इंडक्शन के लिए नहीं बैठेंगे सारी चीजों को खोल के। तो फिर तरीकाकार क्या होना चाहिए, आप 15-15 मिनट, 20-20 मिनट एक सब्जेक्ट को दें, आधा-आधा घंटा एक सब्जेक्ट को दें, ज्यादा चीजें स्किम कर लें जो आपकी आंखों से गुजरी भी हो। एग्जामिनर भी, सॉरी एग्जामिनर कह रहा हूं, आपका इंटरव्यूअर भी बिल्कुल ही पर्टिकुलर चीज डिटेल में जाके नहीं पूछेगा। वो आपसे वो चीजें पूछेगा जो उसको भी पिन पॉइंट पे याद है। मिसाल के तौर पे टैक्स में आपसे गुड्स की डेफिनेशन पूछ ली, हो सकता है ना कोई इस तरह से। मिसाल के तौर पे रिपोर्टिंग के अंदर कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया के बारे में कोई बात कर ली, बोरिंग कॉस्ट के क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली, कोई डेफिनेशन इस तरह की पूछ ली जो बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। बिजनेस लॉ में तुम लोग को पढ़ते हो फ्रॉड, कोएशन, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ, और पांचवी चीज क्या होती थी उसमें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और कोएशन। हाँ, ये 5 चीजें ये मुझसे पार्टनर ने पूछी थी, तो इसमें तो मुझे 3-4 याद आई थी अभी भी, जैसे तुम्हारे सामने एक भूल गया, वहां पे भूल गया था, तो मैंने उसको कह दिया भाई आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट। तो इंटरव्यूज के लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई टेक्निकल चीज पूछी जाएगी, ज्यादा चीजें कम वक्त में देख कर जाओ, ज्यादा चीजें कम वक्त में देख के जाओ। जितनी चीजें नजरों के सामने गुजरी होंगी ना, उसके बारे में कोई ना कोई बात कर लोगे, कुछ ना कुछ कह लोगे। सही, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, हर सेशन में मैं ये बात करता हूं। आपका पार्टनर न्यूज़पेपर पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, वो सुबह चेक करेगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है मुल्क का, या पिछली रात का शाहजेब खानजादा का या इमरान खान दुनिया वगैरह का देख कर आया होगा प्रोग्राम। कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स के बारे में उसको हॉट फेवरेट चलता ही रहता है, पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है। तो इंटरव्यूज के टाइम पे, वैसे तो जिंदगी में हमेशा ये करना चाहिए, लेकिन इंटरव्यूज के टाइम पे खासतौर पे ये जो वक्त चल रहा है, किसी ने पूछा था कि सर अभी फारिग हैं, अभी क्या करें, आप इन चीजों को मॉनिटर करें। खासतौर पे क्या मसला चल रहा है रिजर्व्स का पाकिस्तान में, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, क्यों इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, क्यों हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों बिजनेस इतना ज्यादा डेविस्ट्रेट हुआ है, जियोपॉलिटिकल मसाइल हैं क्या, पाकिस्तान किसके साथ है, चाइना से लोन मांग रहा है, आईएमएफ से लोन मांग रहा है, आईएमएफ अमेरिका की औलाद है, चाइना बिल्कुल अलग फ्रंट पे, तो पाकिस्तान कर क्या रहा है, ये चीजें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इन चीजों को अकाउंट फॉर करना, करंट अफेयर्स को समझना, हमारी करेंसी किस मूवमेंट में जा रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इसके बारे में अगर आपको पता हुआ और आपने एक सवाल का सही जवाब दे दिया ना, पार्टनर उसी डिस्कशन में आपसे 10 मिनट निकाल देगा। उसने आपसे पूछा जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने बताया जी फला पार्टी को, क्या वजह क्या है, आपने 2-4 सॉलिड रीजन अगर बता दिए वहां पे, या 2-3 चीजें ऐसी अच्छी बता दी, अगली बात वहीं से निकलेगी। एंड दिस इंटरव्यू विल बिकम अ डिस्कशन रादर देन कन्फ्रंटेशन। ये एक डिस्कशन बन जाएगा रादर देन द फैक्ट कि आपको कन्फ्रंट करना पड़ रहा है पार्टनर को। क्या बातचीत हम आम जिंदगी में नहीं करते, करते हैं, तो इंटरव्यू के अंदर बातचीत ही करनी है ना। अब मिसाल के तौर पे आप में से कोई गाड़ी का बहुत अच्छा ड्राइवर हो, और अब वो गाड़ी चलाते हुए सोचना शुरू करे कि अब मैं ब्रेक लगाऊंगा, अब मैं एक्सीलेटर दूंगा, क्या गाड़ी मार देगा भाई। वो एक नेचुरल तरीके से ड्राइव कर रहा है, उसकी आदत है। इसी तरीके से हम भी बातचीत करते हैं, नॉर्मल तरीके से करते हैं, इंटरव्यू में यही करना है। जब इंटरव्यू में यू ट्राई टू मेकअप योर सेल्फ, आप थोड़ा सा वहां पे बनने की कोशिश करते हैं, वो चीज बैकफायर करती है। आप वो चीज बताने की कोशिश करते हैं जो सच नहीं है, वो बैकफायर करती है। अब मिसाल के तौर पे मुझसे किसी ने पूछा आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, मैंने बोला हाँ बचपन से कर रहा हूँ। बोलेगा भाई डिड यू लुक एट योरसेल्फ, लगता है कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन हाँ अगर मैं ये कहूँ बात करते हुए कि यार मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हूँ, इकोनॉमिक्स में लेता हूँ, उसका अगला सवाल आएगा उस चीज के हवाले से, और फिर जब सवाल आएगा मैं उसका जवाब दे सकता हूँ अगर वाकई मैंने वो चीज की हुई है। अगर वो कहते हैं आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप बताएं, अगर स्पोर्ट्स है तो आप बताएं, अगर और कोई हॉबी है आपकी, आप अगर ड्राइविंग पसंद करते हैं कि भाई मैं फारिग वक्त में ड्राइव पे निकल जाता हूं, आप बताएं उनको, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हर वो जवाब दें जिससे कोई ना कोई प्रोफेशनल आउटलुक निकल के आए। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में वो बातें बताएं जो आपको एक अच्छा एम्प्लॉई, अच्छा टीम प्लेयर साबित करेंगे। आप अपनी सर्टिफिकेशंस के बारे में बताएं, आपने स्कूल कॉलेज में किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, कोई कोर्सेज किए हैं, कहीं पर आपने कोई इवेंट मैनेज किया है, चाहे वो घर की कोई शादी वगैरह उस तरह की कोई चीज हो, लोगों के साथ काम किया है, टीम प्लेइंग की, ऐसी चीजें बताएं। उसने कहा जी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने बोला आई हैव 2 सिबलिंग्स, 1 ब्रदर 1 सिस्टर। यार ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर सिबलिंग्स, फॉर गॉड सेक। आप 12 में से एक हो या अकेले हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे वो चीजें बताएं जो प्रैक्टिकली आपको एक अच्छा एम्प्लॉय साबित करेगी। बात समझ में आ रही है? वो आपसे कहते हैं कि यार
आपको हम क्यों ज्वाइन करें, तो आपने बताना है कि भाई कैफ के स्टूडेंट्स नॉर्मली एक हद तक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे होते हैं, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एक बेसिक उस पे होता है, लेकिन असल चीज होती है कि आप कितने विलिंग हैं, कितने इंथुजियास्टिक हैं काम के बारे में। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप फाइनेंशियल सेक्टर या नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में कहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करते हैं कि जी मैंने इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है। मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ एक चीज बता रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर का आप ऑडिट करते हैं, लर्निंग पर्सपेक्टिव से इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जो बैंक को चलाना समझ गया ना कि बैंक किस तरीके से काम कर रहा है, वो फाइनेंशियल सिस्टम समझता है पूरा। अब मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ट्रैक्टर बनाने की कंपनी का ऑडिट मिल रहा है और एक तरफ मुझे एक बहुत बड़े बैंक का ऑडिट मिल रहा है। आपको क्या लगता है ट्रैक्टर की कॉस्टिंग करके मैं ज्यादा सीखूंगा या बैंक के अंदर नॉन प्रोविजनिंग लोन्स किस तरीके से काम करते हैं वो ज्यादा सीखूंगा? फाइनेंशियल से आदमी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर सकता है आराम से। तो अगर वो इस तरह की कोई चीज पूछ रहा है, आप कह सकते हैं भाई मैं फ्लेक्सिबल हूँ, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, लेकिन अगर ये वाला डिपार्टमेंट हो जाता है तो मेरी प्रेफरेंस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा मेरी। तो वो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, कोई भी इस तरह से। तो बहरहाल इस तरह के 3 4 5 क्वेश्चंस थोड़ा सा इस पे प्रिपरेशन अभी इस फारिग वक्त में की जा सकती है। जिसी टेक टॉक्स की वीडियो सर मुर्तजा ने दिखाई, इट्स वन ऑफ द वंडरफुल वीडियोस, मैंने बहुत दफा ये देखी है, बार बार रिपीटेडली देखी है। लेकिन इस तरह का कंटेंट पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी अवेलेबल है, इंटरव्यूज के लिए भी अवेलेबल है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ पे भी अवेलेबल है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है उस पर भी अवेलेबल है। तो जरूरी तो नहीं ना कि फेसबुक रील्स देखी जाए 2 महीने के अंदर या इंस्टाग्राम रील्स देखे जाएं, ये वाला कंटेंट भी तो देखा जा सकता है ना। काफी हद तक ये आपको हेल्प कर देगा आपके इंटरव्यू के उस सारे प्रोसेस के अंदर। तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी बात को जितनी जरूरत है उतना डिलीवर करना है, जवाबात ऐसे देने हैं जिससे आप एक अच्छे हायरिंग ऑप्शन जो है वो वाजे हो। पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लेने में, वो चाह रहा है कि जो पहले आए उसको मैं पहले हायर कर लूं, अगर वो मुझे समझ में आ जाता है कैंडिडेट। तो जितना आपका पहला इंप्रेशन अच्छा होगा यहाँ पर, उतना आपको बहरहाल जो है वो फायदा होगा, ठीक है। और अगर फिजिकल इंटरव्यू हो रहा है, ड्रेसिंग आपने बिल्कुल डिसेंसी रखनी है, इस तरह से रखनी है जो बहुत ज्यादा अलग से आपको नुमाया ना करे कि दूर से दिखे भाई बंदा चल के आ रहा है। डिसेंट नॉर्मल प्रोफेशनल सी ड्रेसिंग होनी चाहिए। अगर आप पार्टनर के रूम में एंटर हो रहे हैं, जब तक वो बोले नहीं तब तक आप बैठे नहीं। अगर वो हैंडशेक करने का कह रहे हैं और आपका हाथ कांप रहा है तो फिर ये बुरा इंप्रेशन हो जाएगा। हाथ जो है वो शिवर नहीं करना चाहिए, आप नॉर्मल तरीके से हैंडशेक करें, ये नहीं कि वो बेचारे को गिरा दिया टेबल पे। बिल्कुल ध्यान से नॉर्मल तरीके से हैंडशेक किया और करने के बाद आप जब वो बोले बैठने के लिए आप बैठ जाए। अगर वो आपको पानी ऑफर कर रहा है या पीएन से कह रहा है कि यार पानी ला के रखने, नहीं 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 ऐसे मना नहीं करना, ला के रखने तो कोई मसला नहीं, टेक अ सिप एंड लेट हिम फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस पूरे इंटरव्यू से और इस सारी चीज। तो अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट और नॉर्मल रखेंगे उतना अपने नेचुरल स्टाइल में आप बात करेंगे। आपकी नॉलेज और किस तरीके से आप अपने आंसर्स को डिलीवर कर रहे हैं ये आपको हायर करवाएगा। और आप रीजन देंगे उसको कि मुझे हायर ना करो, क्योंकि वो एक एडिशनल इंटरव्यू नहीं लेना चाहता, उसका टाइम बहुत कीमती है। कह रहा है किस एक्टिविटी में लगा दिया है मुझे, सारे एक से ही तो होते हैं। थोड़ा सा अगर एक ट्रेनी से इंप्रेस हो जाए पार्टनर, वो कहता है ठीक है यार ये बंदा समझ में आ गया। और आप याद रखेंगे एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, तो उसे मौके दें कि वो आपको हायर करे। अपनी वो क्वालिटीज बता के जो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल साबित करती है, अच्छा एम्प्लॉय साबित करती है, आपके एटीट्यूड के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देती है, इस तरह की सारी चीजें। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? तो इंटरव्यू, हाँ फसी। अगर किसी फर्म से जैसे इंटरनल ऑडिट की ऑफर आती है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल ऑडिट को वैसी बात है प्रेफरेंस अगर बंदा दे रहा है। और देखो उसमें 2 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपसे वो फर्म कहती है कि यार आपको इंटरनल ऑडिट कुछ टाइम करना होगा, हम एक्सटर्नल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ वो आपसे कहते हैं कि नहीं यार आपको आर्टिकल्स इंटरनल में ही जो है वो सर्व करनी, तो उसके लिए आज आप थोड़ा सा इस चीज को स्टडी कर लें कि इंटरनल ऑडिट है क्या, करता क्या है। देखो सीए का जो क्वालिफिकेशन का एक मयार है, तरीका कार है, वो एक तरीके से आपकी नर्सरी एजुकेशन है। एमबीबीएस करता है ना डॉक्टर, वो हर चीज समझ जाता है जिस्म की, बेसिक उसको सारी पता होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जितनी फील्ड्स हैं, टेक्निकल फील्ड्स हैं, कंपनीज के पर्सपेक्टिव से टैक्स हो गया, लॉ हो गया, ऑडिटिंग हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही होती हैं। लेकिन फिर कोई एक रूट होता है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहा है, एमबीए कुड बी ए गुड ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट्स में बना रहा है, सीएफए कुड बी ए गुड ऑप्शन। अगर वो ऑडिटिंग नहीं बहुत आगे जाना चाहता है पाकिस्तान से बाहर, मे बी आईसीडब्ल्यू कुड बी ए गुड ऑप्शन, मे बी सीपीए कुड बी ए गुड ऑप्शन। अगर इसी तरीके से मिसाल के तौर पर कोई कहता है मैंने सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस की तरफ जाना है, एलएलबी कुड बी ए गुड ऑप्शन। तो आप इंटरनल ऑडिट को पढ़ें, यहाँ पर आपको नजर आएगा चार्टर्ड सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनेशन और सीआईए 2 क्वालिफिकेशंस हैं जो इसमें की जाती हैं। और फिर आप एक रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनते हैं और एक इंटरनल ऑडिट में आप अपने आप को लैडर करते हैं।
लेकिन फिर लोगों का क्रिटिसिज्म क्या आता है कि यार इंटरनल ऑडिट करने पर आप मैक्सिमम चीफ इंटरनल ऑडिटर बनते हैं, वहां से फाइनेंस में मूव करना मुश्किल हो जाता है। इंटरनल ऑडिट से फाइनेंस में मूवमेंट नहीं होती, बहुत लोगों की हो भी जाती है, अगर वो चीजें समझते हैं, तेज हैं, सब कुछ कर सकते हैं और लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि उन्हें आता तो मूव कर जाता है। तो इंटरनल ऑडिट अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने आप को इतना काबिल समझते हैं कि मैं आगे फाइनेंस में मूव कर जाऊंगा, और आपको पता है कि इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, विच इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो फिर सही है, आप उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने ऑडिट ही करना है, मेरे खानदान में किसी ने किया हुआ है, उसने मुझसे कहा है कि मैं यही करना चाहता हूं, तो फिर आप दूसरी जगह पे बेशक ट्राई कर लें, अपने 3.5 साल खराब ना करें। फिर 6 महीने बाद आपको ऐसा हो रहा कि नहीं यार मैं जो है वो एक ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा या जो मेरी प्रेफरेंस नहीं है। क्लियर होती है बात? इंटरनल ऑडिट इज काइंड ऑफ एन एडवाइजरी। वहां पे आप क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं और उन्हें रेकमेंड करते हैं कि कहाँ बेहतरी आ सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकती है। ऑडिटिंग से थोड़ा सा मेरा एक इख्तिलाफ ये भी है कि आप क्लाइंट को वही नंबर बताते हैं जो उसको पता है, उसने फाइनेंशियल्स बना के दी है आपको, आपने वही नंबर उसको दोबारा बताया है। इंटरनल ऑडिट में, एडवाइजरी में, डील्स में, टैक्सेशन में, अगर टैक्स की कंसल्टिंग वगैरह देखो, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप क्लाइंट को वो बताते हैं जो उसको नहीं पता है। अग्री करते हो इस बात से? उसको वो पता चलता है जो उसको नहीं पता है। अगर वो टैक्स की एडवाइस लेने आया, आपका मैटर उसका पैसे बचाएगा। अगर वो इंटरनल ऑडिट की एडवाइजरी लेने आया, तो आपका सोल्यूशन उसके मसलों को हल करेगा। इसी तरीके से डील्स में आप 2 कंपनीज का मर्जर या एक्विजिशन करवा देंगे, या उसको डेट कैपिटल रेस करवा देंगे, या उसके लिए पब्लिक आईपीओ करवा देंगे, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है। फिर आप अगर आईटी की कंसल्टिंग में जाते हैं, तो वहां पे आप ऐसा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लाएंगे जो उसके मैनुअल मसाइल को हल कर देगा। तो आप सोचें, आप एडवाइजर बनना चाहते हैं या आप ऑडिट के रूट से पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि एडवाइजरी से बाहर मूव करना इतना आसान नहीं है जितना ऑडिटिंग से मूव करना आसान है, क्योंकि ऑडिटिंग में सब एक जैसा काम करते हैं। एडवाइजरी हर मुल्क की एक जैसी नहीं है। दुबई यूएई की अगर तुम बात करो, वो पाकिस्तान की एडवाइजरी को एडवाइजरी शायद मानते भी नहीं है, कहते हैं यहीं आके सीखेगा जो भी सीखेगा, उधर कुछ भी नहीं पता होता इनको। तो ये सारी समझने की बात है। इन डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करो, अभी तुम्हारे पास अगर टाइम है, एक्सप्लोर करो कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, डील्स क्या करता है, टैक्स डील्स मतलब मर्जर एक्विजिशन वाले, डील्स क्या करता है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी क्या करता है, इंटरनल ऑडिट क्या करता है, टैक्सेशन क्या करता है, आईटी कंसल्टिंग क्या करता है, ताकि किसी डिपार्टमेंट की अगर ऑफर आए तो आपको पता हो कि हाँ यार ये डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है। किसी फर्म में इंटरव्यू देने जाओ तो उसके बारे में पढ़ के जाओ, क्या नाम है उसका पूरा। मिसाल के तौर पे आप फर्ग्यूसन में इंटरव्यू देने गए, किसी ने बोला जी एएफ फर्ग्यूसन का फुल फॉर्म बताएं। आप केपीएमजी में इंटरव्यू देने गए, केपीएमजी का फुल फॉर्म बताएं। अब केपीएमजी के बारे में कोई ये तो नहीं, मतलब छोड़ दो, जाने दो। तो बहरहाल इस तरह से आपको ये एब्रीविएशंस और ये चीजें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो फर्म क्या करती है, किस तरह से काम करती है, कौन से डिपार्टमेंट का क्या चार्म है। फिर जब आपको बोलेगा ना कि यार इंटरनल ऑडिट है, ये डिपार्टमेंट है, तो आप उससे बिल्कुल पिन पॉइंट स्पेसिफिक सवाल कर सकते हैं कि जी मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में इतना जानता हूँ, क्या यहाँ पे यही काम होता है? आप मुझे 2-3 अच्छे क्लाइंट्स बता सकते हैं ताकि मैं और इवैल्यूएट करूँ कि मुझे यहाँ काम करना है या नहीं। आप मुझे पार्टनर के बारे में बता सकते हैं, आप लिंक्डइन पे जाओ, उस पार्टनर का प्रोफाइल पढ़ लो, उसने क्या किया है जिंदगी में। अगर वो आपको इंस्पायर करता है कि हाँ ये काम भी मैंने भी यही काम करना है, गो फॉर इट। तो एडवाइजरी की फील्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। इन्फॉर्म्ड डिसीजन आदमी तभी लेगा जब उसको पता होगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। और बहुत कंटेंट इसके बारे में आपको यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे, वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है। सो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट एवरीथिंग। समझ में आती है बात? रही बात आपकी सीवी की, तो जो प्री रिजल्ट हमने डिस्कशन किया था, थोड़ा सा मैं उसी को रिएट्रेट कर देता हूँ। सीवी शुड बी सिंपल, स्पेलिंग मिस्टेक्स कुल्लू हराम, पंक्चुएशन के मसले मसाइल, अलाइनमेंट के इश्यूज, बहुत ही ज्यादा बड़ी हैंड राइटिंग उसके अंदर है कि आप उसको 2 पेज पे किसी तरीके से लेकर आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए कि जी 2 पेज पे ही सीवी होनी चाहिए तभी मेरी सीवी अच्छी लगेगी। 1 पेज की सीवी मैं आज भी रेकमेंड करता हूँ। एक बंदे का तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस था, कतर से वो पाकिस्तान मूव होना चाह रहा था, मैंने उसकी सीवी देखी, लिटरली 1 पेज, और उस पर भी 15% स्पेस नीचे खाली था। उसने इतना क्रिस्प और तरीके से अपनी पूरी बात बता दी थी। आपकी एजुकेशन ओरिएंटेड सीवी है, पहले आप एजुकेशन बताएं, ट्यूशन कहीं पढ़ाया है उसको हॉबी में दिखा दें, एक्स्ट्रा करिकुलर में दिखा दें, वर्क एक्सपीरियंस में ना दिखाएं। लोग वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, ऐसा लगता है जी बर्गर किंग में इंटर्नशिप की होगी, नीचे लिखा हुआ होता है फलाना ट्यूशन सेंटर में ही काम किया। फर्म वालों को ये लगता है कि यार ये ज्वाइनिंग के बाद भी यही करेगा, या आएगा काम पे, फिर उसको छुट्टी चाहिए होगी शाम में जल्दी, दादी वादी को मसला हो जाएगा कोई हॉस्पिटल का, और जाएगा ये ट्यूशन पढ़ाने। लिटरली ये इंप्रेशन जाता है। तो ये वाली चीजें थोड़ा सा सीवी के ऊपर हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर्स इनमें डालना चाहिए। शुरू में आपका नाम वगैरह, अगर लिंक्डइन मेंटेन किया हुआ है, 2-3 चीजें इस तरह की, तो रेफरेंस दें, वरना ना दें।
नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद आपकी एजुकेशन की डिटेल्स आ गई। ग्रेड्स अच्छे हैं तो मेंशन करें, अच्छे नहीं है तो ना मेंशन करें। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं उनको वहां पे डालें, बेशक आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, अगर आपने की है वो काम और किया हुआ है और आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो डाल दें वहां पे। कोई आपसे नहीं कहेगा कि भाई इसका सर्टिफिकेट ला के दिखाओ, लेकिन डालें वही जो आपने किया है एक्चुअल में। रेफरेंसेस सीवी पे देने की जरूरत नहीं है, विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, ये आप लिख दें काफी है। अवेलेबिलिटी में आप इमीडिएट लिख सकते हैं, क्योंकि आप फौरी इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कोई ऐसी चीज आपने की है वो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन में अपने ग्रेड्स बताना चाहें, कैफ का स्टेटस बताना चाहें, ये वाली सारी चीजें हो सकती है। बहुत ही डिसेंट, सिंपल, ब्लैक फॉन्ट, वाइट बैकग्राउंड, बहुत अच्छी सीवी बन जाती है, प्रॉपर तमीज की तरीके की सीवी। फॉन्ट साइज बड़ा होने से पार्टनर ये नहीं बोलेगा कि यार इसने कितनी मेहनत की है सीवी पर, ऐसा नहीं है। इट शुड बी डिसेंट थिंग। सिर्फ सीवी का काम यह है कि वो आपको इंटरव्यू में बुला दे, बस। इट्स अ रिले रेस। जैसे एक पार्टनर एक हद तक दौड़ता है, फिर उसके बाद वो आगे वाले को जो है हैंड ओवर कर देता है, बिल्कुल ऐसी सीवी इंटरव्यू तक ले जाएगी, इंटरव्यू पर सिलेक्शन तक लेके जाएगा। डू वी गेट इट एवरीबॉडी? तो ये आपके इंटरव्यू के हवाले से चंद एक बातें हुई, फिर आपकी सीवी के हवाले से बातें हुई। अगर ये सवाल जैसे कि अभी आया हुआ था, ये क्वेश्चन में यहाँ पे दे लेता हूँ कि सर कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो बेहतर है, टैक्स, ऑडिट, ईआरपी। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है सबसे बेहतर है। हमारे जमाने में हमारे एक बैचमेट होते थे, उन्होंने मुझे आर्टिकल्स के शुरू में कहा था कि यार मुझे टैक्स सीखना है, मुझे टैक्स में काम करना है, क्योंकि मुझे पता है पैसा यहाँ पे बनता है। लिटरली दीज वर हिज वर्ड्स। मुझे पता है यहाँ पैसे बनते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद पैसे कमाना है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करूंगा। और वो डे वन से टैक्स में इंटरेस्ट ले रहा था, आर्टिकल्स का एक मेजर पोर्शन टैक्स में जो है वो सर्व किया, उसके बाद टैक्स में ही काम किया। कुछ लोग अपनी फर्म खोल लेते हैं, कुछ लोग इन फर्म्स के टैक्स डिपार्टमेंट में ही ऊपर लेवल तक काम करते हैं। तो ये आपकी इंक्लिनेशन के ऊपर है कि आपको क्या अच्छा लगता है। वो आपको तब पता चलेगा जब आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ा हो, कुछ देखा हो, कुछ बताया हो। असल में हमारा ना, मैं बड़ा एक हार्श व्यू अपना देने वाला हूँ। हमारे यहाँ कैफ का बच्चा ना स्पॉइल्ड बच्चा है। कैसा बच्चा है? स्पॉइल्ड बच्चा है। पहले ये होता था कि कैफ के बच्चों को ना इतनी कोई टेंशन टीचर्स को नहीं होती थी, वो आते थे, पढ़ाते थे, कहते थे खुद ही संभल जाएगा, पढ़ेगा, चीजें देखेगा। फिर हमने कहा नहीं जी, कंपटीशन बहुत है, थोड़ा सा चम्मच में डाल के। अब हम बाकायदा उसको बिठाते हैं प्यार से, बेटा मुंह खोलो, और फिर उसकी पूरी स्पून फीडिंग करते हैं। ये लेवल हो गया। तो कैफ के जैसे ही पेपर्स खत्म होते हैं, अब तो फी स्ट्रक्चर वगैरह सब खत्म ना, तो उसके बाद फिर आपका जो है वो सारा निजाम कहाँ चल रहा होता है वो नहीं पता, और फिर उस सारा नया बैच आ जाता है और सब ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो भाई इतना स्पॉइल्ड हम हो चुके होते हैं कैफ के लेवल पे कि हमें ना डिपार्टमेंट्स के बारे में सर्च करना होता है, ना हमें पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सर्च करना होता है, ना हमें इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में सर्च करना होता है, ना हमें सीवी बनाने के तरीके पे सर्च करना होता है। हम चाहते हैं इसका भी कोई कोर्स होगा जिसका फ्री ट्रायल होगा यूट्यूब पे 2 महीने का, उसके बाद 2 महीने रजिस्टर्ड जो है वो सारा मामला होगा और हम इसको भी कहीं भी सीख लेंगे। इट्स नॉट दैट। अब आपने इस चीज को खुद वर्कआउट करना है, इसके ऊपर कोई कोर्स नहीं है। अगर आईकैप इसको एक पेपर बनाता तो इस पर भी कोर्स होता कोई ना कोई, इसके ऊपर नहीं है। ये चीज आपने खुद सीखनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और समझना है कि फर्म्स के डिपार्टमेंट्स करते क्या है। फिर जो आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन हो, यू कैन गो ओवर देयर, आप वहां पर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रूट्स को, पाथवेज को स्टडी करें कि यार कौन से डिपार्टमेंट में काम करके आगे किस में स्पेशलाइज किया जा सकता है। सर नवी कहते हैं सर ऑडिट का स्कोप है। अब देखो ऑडिट का स्कोप है या नहीं, ये तो मैं इस तरह से आपको बताऊं। यूनिलीवर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंपनी है। आज उस कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक पार्टनर का साइन होता है, और उस पार्टनर के साइन से उस पूरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गवाही दी जाती है। तो वो कोई छोटा आदमी तो नहीं हुआ, या कोई खुदा ना खास्ता छोटी खातून तो नहीं हुई जिनका साइन आ रहा है। तो टेक्निकली इसकी स्पीकिंग स्कोप बिल्कुल है, अगर आपको वो पसंद है, अगर आप इंक्लाइंड है किसी काम की तरफ और आपको वो चीज अच्छी लगती है तो सही है, कोई मसला नहीं है, आपके लिए वो बेहतर है, आप वो कर सकते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट का स्कोप खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हम इंसान ही उसको ड्राइव करेंगे, हम इंसान ही उसको चलाएंगे। बस हमें अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा उस फील्ड के हिसाब से। हर फील्ड का स्कोप है, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू डिटरमिन आपके लिए बेहतर क्या है। हम आज कहते हैं सर सेकंड थिंग ड्यूरिंग आर्टिकल्स फर्म चेंज कर सकते हैं। इसका जवाब मैंने पहले दिया कि अगर आपको कहीं और पसंद आ रही है जाना तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी, ना एनओसी कोई एक्सेप्ट करेगा, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 महीने साल का अगर टाइम है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अली जयान कहते हैं सर हर कॉल
अली जयान कहते हैं सर ज्यादातर जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उसमें रिटन पेपर के हिसाब से चीजें पढ़ाते हैं, तो हम एक्सेल पे किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे? देखो, जहां तक बात है बीएफडी की या MSc2 की, तो मैंने बहुत सारी चीजें एक्सेल पे प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो जिस तरीके से एक्सेल पे करवाई हुई है इंशाल्लाह ताला मोर और लेस पेपर में आपको वही तरीके से होगा। लेकिन अगर आपने कोई कंटेंट लेक्चर का इस तरह से पढ़ा जो एक रिटन फॉर्म में उस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल रहा है उसको एक्सेल पे लिखने से। एक्सेल पे तो सिर्फ आपको टाइप आउट उसको एक तरीके से करना है, कैलकुलेट एक तरीके से करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ इस पे सेट हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन रिटन में हो रहा है तो उससे उसका कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल रहा ना। मैं एक्सेल में लिखूं या मैं एट द सेम टाइम जो है वो रिटन पेपर में लिखूं, कंसोलिडेशन तो एक ही तरीके से होगी या नहीं? थोड़ी बहुत कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, उसके ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। सही है। उमर कहते हैं सर अब सीफैप के लिए एलिजिबल होने के लिए कोई कोर्स कंपलसरी है? यार इसके ऊपर थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, एक गालिबन आपको रजिस्ट्रेशन से पहले करना है, एक आर्टिकल्स के दौरान आप कभी भी कर सकते हैं। और कोई सवाल किसी का इसी हवाले से? डन। कोशिश करो अपना टाइम यूटिलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें स्किम करने में, करंट अफेयर्स के ऊपर और इंटरव्यू और इन सारी टेक्निक्स के ऊपर कि फर्म किन डिपार्टमेंट्स को ऑपरेट करती है, किस डिपार्टमेंट का क्या जो है वो सूरत हाल है। ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा आपके आगे के प्रोसेस में। आप रजिस्टर हो जाएं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर अपने काम और पढ़ाई के बीच में एक बैलेंस और ये सारी चीजें आपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि दोनों चीजों को आप साथ लेकर चलें। बिल्कुल ही एक तरफ हो जाएंगे तो फिर उसी के लिए जाने पहचाने जो है हो जाएंगे। फर्म में आपका नाम बनना और वहां पे रिकग्निशन वो भी आपको बहुत ज्यादा आगे पे आउट करेगा, और आपके पेपर्स अगर वक्त पे क्लियर होंगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा आगे जाके पे आउट करेगा। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट एंड दिस वाज अबाउट द सेशन। आई होप आप लोगों को इस सेशन से जो है फायदा हुआ होगा। तकरीबन 9:45 हो गए, मुझे एहसास नहीं हुआ वक्त का, लेकिन आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट हुई है ये आप लोगों को काफी हद तक हेल्प करेगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या इस तरह की कोई चीज हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, IQ आ सकते हैं टाइम लेकर के, हम लोग कब यहाँ पे अवेलेबल होंगे और अपना केस स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। A very best of luck to all of you for your induction process। अल्लाह करे आप लोग जहाँ चाह रहे हैं, जिस जगह चाह रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में चाह रहे हैं, आप लोग इंडक्शन हो जाए और ये आगे सफर जो है वो बड़ा आसान रहे। लेकिन ये याद रखो कि ये बहुत बड़ी जर्नी का स्टार्ट है। तो आपसे अगर किसी ने मैट्रिक में ये कहा है कि बेटा 2 साल लगा लो आगे जन्नत है, और फिर A लेवल से इंटर के एंड में कहा है कि जी 2 साल लगा लो आगे जन्नत है, शायद CA के स्टार्ट में भी यही किसी ने कहा होगा कि 2 साल लगा दो कैफ प्लेयर हो जाएगा उसके बाद जन्नत है। आर्टिकल्स के शुरू में भी आपको यही बोला जाएगा कि जी 2 साल अच्छे से काम कर लें, पेपर्स निकाल लें, फर्म में नाम बन जाएगा और जन्नत है। मुझे याद है जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्वालिफाई हो गया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट टेक्निकली वो टर्म है इसमें आर्टिकल्स और पेपर दोनों क्लियर होने चाहिए। तो पहले जब मैं क्वालिफाई हो गया था तो मुझे याद है कि वो मिठाई का डब्बा होता है, बड़ा दिल से लेके जाते हैं। उस दिन शर्ट वर्ट भी प्रॉपर टक इन करते हैं, कॉलर के बटन तक लगाते हैं, अच्छी टाई वाई पहनते हैं, पार्टनर के रूम में जाना होता है मिठाई देने के लिए। तो हम हमारे एक पार्टनर के रूम में गए थे, नाम मैं नहीं लूंगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला मुजम्मिल आज तक तुम सीनियर ट्रेनी थे, अब तुम जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हारा सफर यहाँ से शुरू हो रहा है। And I was like, यार ये मंजन सारी जिंदगी पहनाई के लोग के 2 साल लगा लो आगे जन्नत है। तो भाई ये जन्नत जो है वो कबर के बाद ही आनी है। सीधी सी बात है, मुश्किलों के साथ आसानी होती है, आसानी के बाद मुश्किल, मुश्किल के बाद आसानी। ये लोग इंतजार करते रहते हैं कि मुश्किलों के साथ आसानी होती। तो जो भी चीज आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के जिक्सो पजल में कोई कार्ड होगा जो एक जगह पे जाके जो है फिट हो जाएगा, और मेहनत आपने हमेशा करनी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मैंने जितनी चीजें पढ़ी हैं वो मैंने CA करते हुए नहीं पढ़ी हैं। आई कैन गारंटी यू दैट। क्योंकि जब आप आर्टिकल्स कर रहे होते हैं तब आप काम तो बहुत करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी आपके ऊपर नहीं होती है, वो एट द एंड ऑफ द डे पार्टनर पे होती है। अगर मसले मसाइल ऑडिट में निकले, SSCB पार्टनर को बोलेगा यू फेल्ड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। पार्टनर ये नहीं कह सकता कि जी ये नीचे फंसी आया था इसने भंड मार दिया वर्किंग पेपर के अंदर। पार्टनर ये नहीं कह सकता। पार्टनर हैज टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑडिट, वो पार्टनर के ऊपर होगी। तो सोचो उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या आपका नॉलेज लेवल होना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपकी नॉलेज बेस होनी चाहिए। वो सारी जिंदगी अपग्रेड होती रहेगी, क्योंकि जब आप CA कर लेंगे उसके बाद आप जो बोलेंगे उसके आप जिम्मेदार होंगे। जो अल्फाज आपके निकलेंगे लोग आपको उसके लिए पकड़ेंगे कि यार आपने ये बात की थी। यू आर इन अ प्लेस ऑफ फिडुशियरी अथॉरिटी, फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने ये बात की थी तो ये बात अब सच क्यों नहीं है, ये बात सही क्यों नहीं है। तो वहां पे बहुत ज्यादा आदमी जो है वो मोहतात हो जाता है और अपनी नॉलेज बेस को जो है वक्त के साथ अपग्रेड कर रहा होता है। सो दैट्स हाउ इट इज। किताबों को साथ रखें, आर्टिकल्स को साथ रखें, छोटे छोटे आर्टिकल्स जो न्यूज वगैरह के होते हैं उन्हें पढ़ते रहें,
अपने आप को अपडेट करते रहें, इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है।